नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे एकैंथेसी फैमिली यानी एकैंथेसी कुल के बारे में, जो कि हमारे नोट्स में दिया गया है। जी, और ये एक बहुत ही खास विषय है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम उष्णकटिबंधी यानी ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधी मतलब सब ट्रॉपिकल द्विबीजपत्री पुष्पीय पौधों के एक बहुत ही अद्भुत परिवार के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, डाइकोटिलेडोनस पौधे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। सही कहा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम इस कुल को समझना चाहें तो इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सम्मुख पत्तियां यानी ऑपोजिट लीव्स, दूसरा है द्विउष्ठित दलपुंज, तीसरा है द्विदीर्घी पुंकेसर और चौथा सिस्टोलिथ की उपस्थिति। हाँ, और विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कुल सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अपने सजावटी और औषधीय महत्व के कारण वनस्पति विज्ञान में इस कुल को समझना एकदम अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वर्गीकरण की उलझनों पर बात करते हैं, मतलब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। जब हम स्लाइड 2 की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, एक ही परिवार को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह क्यों रखा? देखिए, ये एक बहुत ही आम सवाल है जो विद्यार्थियों के मन में आता है। असल में ये कोई गलती नहीं थी। अगर हम 3 प्रमुख प्रणालियों को देखें तो सबसे पहले बेंथम और हुकर की बात आती है। अच्छा, जिन्होंने प्राकृतिक प्रणाली दी थी। बिल्कुल। बेंथम और हुकर के अनुसार इसे सीरीज बाइकार्पेलेटी और ऑर्डर पर्सोनाल्स में रखा गया था। तो मतलब उन्होंने मुख्य रूप से अंडा या कार्पेल की संख्या को आधार बनाया होगा, है ना? एकदम सही। लेकिन फिर विज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ा। एंगलर और प्रेंटल आए। उन्होंने इसे ऑर्डर ट्यूबिफ्लोरी में जगह दी। और अगर हम आज की बात करें तो जो एपीजी सिस्टम है, मतलब जो सबसे आधुनिक प्रणाली है, उसके अनुसार इसे ऑर्डर लैमियल्स में रखा गया है। अरे वाह, तो मतलब वर्गीकरण बदलता रहा है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो समझ आता है कि विज्ञान जैसे जैसे विकसित होता है, पौधों के आपसी रिश्ते या उनका वर्गीकरण भी अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। सही बात है, नई तकनीकों से तस्वीर साफ होती है। चलिए अब इसके विस्तार और स्वभाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट की बात करते हैं, जो स्लाइड 3 में है। विश्व स्तर पर इसके लगभग 250 वंश या जेनेरा हैं। जी, और प्रजातियां तो 4000 से भी ज्यादा हैं। बिल्कुल। और भारत के जो नम क्षेत्र हैं, मतलब मॉइस्ट रीजन्स, वहां इनकी प्रचुरता बहुत ज्यादा है। तो इनका स्वभाव मुख्य रूप से कैसा होता है? अगर हम पौधों के स्वभाव का विश्लेषण करें तो ये मुख्य रूप से शाकीय यानी हर्ब्स होते हैं, या फिर झाड़ी जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं। अच्छा, तो क्या इनमें बेलें या क्लाइंबर्स नहीं होते? पर्वतारोही या क्लाइंबर्स इनमें बहुत दुर्लभ हैं। मुख्य रूप से आपको ये छोटे पौधों या झाड़ियों के रूप में ही मिलेंगे। मतलब जमीन के करीब ज्यादा फैलाव होता है इनका। हाँ, इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे जस्टिसिया, रुएलिया। आधातूदा और एकैंथस भी, है ना? बिल्कुल। इन उदाहरणों से विद्यार्थियों को वास्तविक पौधों की कल्पना करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब स्लाइड 4 पे आते हैं, जहां वानस्पतिक लक्षणों यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात है। अगर तने की संरचना देखें तो ये शाकीय या काष्ठीय हो सकता है। हाँ, हर्बेशियस या वुडी। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका तना गोल नहीं होता बल्कि चतुष्कोणीय होता है, मतलब 4 एंगल। जी, चौकोर तना। ये इसे एक अलग ही यांत्रिक मजबूती देता है। क्या बात है। और बत्तियों की व्यवस्था तो और भी रोचक है। सम्मुख और क्रॉसेट, मतलब ऑपोजिट और डीक्यू सेट। इसे समझने के लिए मैं एक मजेदार एनालॉजी देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जैसे मान लीजिए किसी चौराहे पे गाड़ियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है ना, ठीक वैसे ही पत्तियों का एक जोड़ा अगले जोड़े को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और पत्तियां सरल होती हैं और अनुपर्णी यानी एक्सटिपुलेट होती हैं। और जड़ प्रणाली कैसी होती है इनकी? इनमें मूसला जड़ प्रणाली यानी टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। और एक बहुत ही खास बात, इनकी एपिडर्मल कोशिकाओं में सिस्टोलिथ की मौजूदगी का संकेत मिलता है। सिस्टोलिथ? यही वो रहस्यमयी चीज है जो स्लाइड 5 पे है। मैं बहुत जिज्ञासा के साथ पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सिस्टोलिथ हैं क्या? मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ये दिखते कैसे हैं? देखिए, अगर गहराई से समझा जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के जमाव हैं। अच्छा, कैल्शियम के क्रिस्टल्स। बिल्कुल। ये एपिडर्मल कोशिकाओं में लटकते हुए अंगूर के गुच्छे जैसे पाए जाते हैं। पत्तियों के अंदर क्रिस्टल्स। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। वही मैं सोचने वाला था, मतलब इसका काम क्या है?
असल में ये एक एकैंथेसी कुल का अत्यधिक विशिष्ट नैदानिक लक्षण है, मतलब एक डायग्नोस्टिक फीचर। अगर आपको ये क्रिस्टल दिख गया तो आप पक्का कह सकते हैं कि ये पौधा एकैंथेसी कुल का है। अरे वाह, तो ये परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। परीक्षाओं में अक्सर ये संक्षिप्त टिप्पणी या शॉर्ट नोट के रूप में सीधे पूछ लिया जाता है। विद्यार्थियों को इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 6 और 7 की तरफ। पुष्पक्रम और पुष्प की लक्षण। इन्फ्लोरेसेंस की ओर बढ़ें तो यहाँ ससीमाक्ष स्पाइक्स यानी साइमोस्पाइक्स देखने को मिलते हैं। जी, और इनमें स्पष्ट सहपत्र मतलब कॉन्स्पिक्यूअस ब्रैक्ट्स होते हैं। हाँ, जिनके द्वारा फूल पूरी तरह घिरे रहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम पुष्प के लक्षणों का विच्छेदन करें तो फूल द्विलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल। जिसका मतलब है कि सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और अंत में फूल पंचतई या पेंटामेरस होते हैं। अच्छा, तो भागों की संख्या 5 होती है। स्लाइड 7 पर आते हुए अगर पुष्पीय चक्र को थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करें तो बाह्यदलपुंज या कैलिक्स का स्वभाव बहुत अजीब है। हाँ, वो चिरलग्न या परसिस्टेंट होते हैं। मतलब ये उन मेहमानों की तरह हैं जो फूल खिलने के बाद भी नहीं जाते, बस वहीं जमे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही तुलना है। फूल से फल बनने तक ये लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम दलपुंज यानी कोरोला की बात करें तो उसका सबसे मुख्य लक्षण कुछ और ही है। वो क्या है? वो है द्विओष्ठी संरचना, मतलब टू लिप्ड बाइलेबिएट कोरोला। ऊपरी और निचला होंठ। जी हाँ, और इसका जो पुष्प दल विन्यास होता है वो कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है। अब स्लाइड 8 की तरफ चलते हैं। पुमंग का गणित। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब पुमंग या एंड्रोशियम में ये 2 + 2 = 4 वाला गणित क्या है? देखिए, इसी को हम द्विदीर्घी या डिडाइनामस स्थिति कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पुंकेसर 2 असमान जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, मतलब उनकी लंबाई अलग अलग होती है। बिल्कुल। 2 लंबे पुंकेसर होते हैं और 2 छोटे पुंकेसर होते हैं, कुल मिलाकर 4। और ये दल लग्न यानी एपिपेटिलस होते हैं, जिसका मतलब है कि ये पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं। अरे वाह, प्रकृति की कैसी अद्भुत व्यवस्था है। अब नरजननांग के बाद जायांग की बात करते हैं स्लाइड 9 पर। मतलब गाइनीशियम, फल और बीज। जी, जायांग की संरचना समझना बहुत आसान है। ये द्विअंडपी यानी बायकार्पेलरी होता है। 2 अंडप। हाँ, और दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो इसे युक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। अंडाशय, जैसा हमने पहले बताया, ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर ओवरी होती है। और बीजान्यास कैसा होता है? ये स्तंभीय बीजान्यास होता है, मतलब एक्साइल प्लासेंटेशन। ठीक है। अब फल और बीज वाले हिस्से पर आते हैं, जो मुझे सच में बहुत ज्यादा रोमांचक लगता है। यहाँ द्विकोष्ठीय संपुट यानी बायोलॉक्यूलर कैप्सूल फल होता है, लेकिन इसमें विस्फोटक स्फोटन या एक्सप्लोसिव डेहिसेंस देखने को मिलता है। हाँ, फल सच में एक झटके से फटता है। और बीजों के अंदर मुझे बहुत अचरज होता है कि इनमें जैक्यूलेटर्स नामक हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल, और ये जैक्यूलेटर्स कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, मतलब ये बीज प्रकीर्णन या सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं ना, जैसे कोई स्प्रिंग हो जो बीजों को हवा में उछाल दे। एकदम सही। ये बीजों को मुख्य पौधे से दूर फेंकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये तो बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। अच्छा, स्लाइड 10 पर जो पुष्प सूत्र है, मतलब फ्लोरल फॉर्मूला, इस पूरे जीव विज्ञान को एक गणितीय सूत्र की तरह प्रस्तुत किया गया है। जी, सूत्र को देखकर पूरी संरचना समझ आ जाती है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए सूत्र कुछ ऐसा है: BR, BRL, प्रतिशत का निशान, फिर द्विलिंगी का निशान, फिर K ब्रैकेट में 5, C ब्रैकेट में 5, A 2 या 2 + 2 और G ब्रैकेट में 2 जिसके नीचे लाइन है। देखिए, बहुत ही शांत और स्पष्ट तरीके से अगर हम एक एक प्रतीक को डिकोड करें तो BR और BRL सहपत्र और सहपत्रिका को दर्शाते हैं। प्रतिशत का निशान एक व्यास सम्मित यानी ज़ैगोमॉर्फिक होने को बताता है। द्विलिंगी निशान नर और मादा दोनों की उपस्थिति दिखाता है। और K5 और C5? केलिक्स और कोरोला 5-5 है और ब्रैकेट का मतलब है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। A2 + 2 वही द्विदीर्घी पुंकेसर है और G2 के नीचे लाइन मतलब सुपीरियर ओवरी और ब्रैकेट मतलब सिनकार्पस। मतलब परीक्षा में ये आरेख या डायग्राम कैसे पूरे कुल का सारांश एक नजर में दे देता है, ये बहुत ही शानदार है। बिल्कुल।
आपको बस सूत्र पढ़ना आना चाहिए। चलिए अब स्लाइड 11 पर परागण और आर्थिक महत्व की बात करते हैं। प्राकृतिक दुनिया में इसके उपयोग क्या हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे द्विओष्ठीय यानी बाइलेबिएट चमकीले फूल कीटों या इंसेक्ट्स के लिए लैंडिंग पैड का काम करते हैं। अच्छा, मतलब कीड़े आराम से निचले होंठ पर बैठ सकते हैं। हाँ, और इसी तरह परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बहुत बढ़िया। आर्थिक महत्व की ओर मुड़े तो इसके औषधीय गुण बहुत खास हैं, जैसे जुस्टीशिया अदाथोदा, जिसे हम बसाका कहते हैं। जी, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल, ये खांसी और ब्रोंकाइटिस में बहुत उपयोगी है क्योंकि ये वासिकीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। हाँ, वासिकीन एक एल्केलॉइड है जो श्वास नली को खोलने में मदद करता है। और सिर्फ दवाइयां ही नहीं, सजावटी पौधों में भी इनका जवाब नहीं। रुएलिया और एकेंथिस की सुंदरता तो बगीचों में देखते ही बनती है। एकदम सही कहा आपने। अब विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी का समय है। स्लाइड 12, 13, 14 और 15 एकेंथिसी के 7 मुख्य नियमों यानी 7 गोल्डन रूल्स का तेजी से रिकैप करते हैं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। पहला, शाक या झाड़ी। दूसरा, सम्मुख और क्रॉसित पत्तियां। तीसरा, सिस्टोलिथ की उपस्थिति। चौथा, द्विओष्ठी फूल। पांचवा, द्विदीर्घी पुंकेसर। छठा, सुपीरियर ओवरी। और सातवां, विस्फोटक स्फुटन वाला फल और जैक्यूलेटर्स। बहुत बढ़िया। लेकिन विद्यार्थियों को एक बात का ध्यान रखना होगा। लैमिएसी कुल के साथ इसकी बंधुता और अंतर मतलब अफिनिटीज को स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। जी, दोनों में द्विओष्ठी दलपुंज और सम्मुख पत्तियां हैं, लेकिन असली अंतर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? सिस्टोलिथ। बिल्कुल सही। सिस्टोलिथ की उपस्थिति सिर्फ एकेंथेसी में होती है और दूसरा अंतर अंडाशय की संरचना में है। अच्छा, वो कैसे? लैमिएसी में बहुत गहराई से 4 पालियों वाला मतलब डीपली फोल्ड लोब्ड अंडाशय होता है, जबकि एकेंथेसी में ऐसा नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट अंतर है। स्लाइड 14 के इंपॉर्टेंट जेनेरा गैलरी का विद्यार्थी जरूर अध्ययन करें। जी, और स्लाइड 15 से परीक्षा के दीर्घ उत्तरीय और संक्षिप्त टिप्पणी वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाँ, विशेषकर वो विद्यार्थी जो सहायक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इन प्रश्नों का अभ्यास बहुत काम आएगा। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, एक पौधा जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वो अपने बीजों को फैलाने के लिए विस्फोट का सहारा लेता है और विशेष हुक विकसित करता है। हाँ, प्रकृति का अनुकूलन। बिल्कुल, यह हमें प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखने की जिद और विकासवाद यानी इवोल्यूशन की अद्भुत इंजीनियरिंग के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।